जरा सोचिए। आप दिल्ली में अपने घर के पास वाले गैस डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, घर का सिलेंडर खत्म हो गया है और वहां आपको बताया जाता है कि गैस तो आउट ऑफ स्टॉक है। हाँ, और जाहिर है आम इंसान होने के नाते आप उस लोकल सप्लायर पर ही गुस्सा करेंगे। बिल्कुल। आपको लगेगा कि यार पीछे से सप्लाई नहीं आ रही या ये डिस्ट्रीब्यूटर ही कोई गड़बड़ कर रहा है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके चूल्हे के न जलने की असली वजह यहां से कोई मतलब 3000 किलोमीटर दूर पश्चिम एशिया में हुए एक हाई प्रोफाइल राजनीतिक हत्याकांड से जुड़ी है। सुनने में तो ये किसी सस्पेंस फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन आज की दुनिया की यही सच्चाई है। जब हम द हिंदू के 17 मार्च 2026 के दिल्ली संस्करण जैसे स्रोतों का गहराई से अध्ययन करते हैं, तो एक बात बहुत साफ हो जाती हाँ कि अब लोकल और ग्लोबल के बीच की दीवार पूरी तरह से गिर चुकी है। एकदम सही। आज हमारी इस विस्तृत चर्चा का मकसद सिर्फ खबरें पढ़ना नहीं है। हम उस तंत्र को समझना चाहते हैं कि कैसे 7 समंदर पार लिए गए फैसले, मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारे बुनियादी ढांचे और यहाँ तक कि हमारे लोकतंत्र को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहे हैं। तो चलिए आज इस पूरी तस्वीर को विस्तार से समझते हैं। शुरुआत उसी गैस सिलेंडर वाले उदाहरण से करते हैं जिसका सीधा तार पश्चिम एशिया के युद्ध से जुड़ा है। हाँ, वो जो हाल ही में अमेरिका और इजराइल के एक संयुक्त हमले में अयातुल्ला खामेनेई की मौत हुई है। बिल्कुल। और उसके जवाब में ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लगभग बंद कर दिया है। अब जो आंकड़ा सामने आया है ना, वो सच में चौंकाने वाला है। दुनिया का 20% तेल। हाँ, और पूरे एशिया का 85% तेल इसी एक पतले से समुद्री रास्ते से गुजरता है। देखिए, इसे आप वैश्विक अर्थव्यवस्था की मुख्य ईंधन धमनी या फ्यूल आर्टरी कह सकते हैं। जब शरीर की मुख्य धमनी में ब्लॉकेज आता है तो हार्ट अटैक का खतरा होता है ना। जाहिर सी बात है। ठीक वैसे ही जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होता है तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को एक तरह से लकवा मार जाता है। यूरोपीय संघ के जो उच्च प्रतिनिधि हैं, काजा कलास, उन्होंने भी इसी बात को लेकर गहरी चिंता जताई है। तो क्या कोई समाधान निकल रहा है इसका, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बातचीत? हाँ, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर इसे फिर से खोलने के लिए ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव की तर्ज पर कोई नया समझौता करने की बात कही है। अरे रुकिए, ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, जहां तक मुझे याद आ रहा है उसका संबंध तो रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान अनाज की सप्लाई से था ना? हाँ, बिल्कुल वही। तो फिर अनाज के उस समझौते का इस तेल वाले समुद्री रास्ते से क्या लेना देना है? बहुत अच्छा सवाल है। दरअसल यहाँ बात उस मॉडल की हो रही है। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तो दुनिया में भूखमरी का खतरा पैदा हो गया था। तब संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों के बीच एक सुरक्षित समुद्री गलियारा यानी एक सिर्फ कॉरिडोर बनवाया था। अच्छा, ताकि कम से कम अनाज के जहाज बिना किसी हमले के निकल सकें। बिल्कुल। काजा कलास का सुझाव यही है कि हॉर्मुज में भी तेल के जहाजों के लिए वैसा ही एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षित गलियारा बनाया जाए। समझ गया। लेकिन इन सब के बीच भारत का जो कूटनीतिक रुख रहा है वो मुझे काफी दिलचस्प लगा। हाँ, वो 5 दिन की देरी वाला मामला। सही कहा। घटना के तुरंत बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान ने ईरान को अपनी संवेदनाएं भेज दी, लेकिन भारत ने आधिकारिक बयान जारी करने में पूरे 5 दिन लगा दिए। ये देरी क्या इशारा करती है? देखिए, कूटनीति में खामोशी और देरी, ये दोनों ही बहुत शक्तिशाली संदेश होते हैं। भारत इस समय एक बहुत ही पतली रस्सी पर चल रहा है। मतलब एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ ईरान। हाँ, एक तरफ हमारे अमेरिका और इजराइल के साथ बहुत गहरे रणनीतिक और रक्षा संबंध हैं, और दूसरी तरफ ईरान के साथ हमारे ऐतिहासिक व्यापारिक रिश्ते हैं। क्वाड और ब्रिक्स जैसे समूहों में भी भारत संतुलन बनाकर चलता है। तो भारत सीधे तौर पर किसी एक पक्ष का विरोध नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। हालांकि पर्दे के पीछे काम चल रहा है। आपको पता ही होगा, हमारी नौसेना ने ओमान की खाड़ी से शिवालिक सहित 3 भारतीय व्यापारी जहाजों को सुरक्षित निकाल लिया है। हाँ, वो खबर तो आई थी, लेकिन इन सब कूटनीतिक पैंतरों का जमीन पर क्या असर हो रहा है? सूत्रों के आंकड़े बताते हैं कि फरवरी में भारत का व्यापार घाटा $4 बिलियन तक पहुंच गया है। और महंगाई दर भी 11 महीने के उच्चतम स्तर 2.13% पर आ गई है। और अमेरिका के साथ जो हमारा व्यापार समझौता होने वाला था वो भी तो अधर में लटक गया है ना? हाँ, और इसके पीछे का तंत्र समझना बहुत जरूरी है कि ये हुआ कैसे। व्यापार समझौता इसलिए रुका क्योंकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने
ट्रंप के दौर में लगाए गए कुछ टैरिफ को अमान्य कर दिया। अच्छा। और जैसे ही वो फैसला आया, अमेरिका के 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 122 अपने आप लागू हो गई। ये धारा 122 क्या है? मतलब इससे भारत का क्या नुकसान हो रहा है? इस धारा के तहत अमेरिका ने अपने सभी व्यापारिक भागीदारों पर 150 दिनों के लिए 10% का एक समान टैरिफ लगा दिया है। ओके। पहले भारत पर 18% टैरिफ लगने वाला था, जो अब 10% हो गया है। अरे तो ये तो अच्छी बात है ना, 18 से 10 हो गया। सुनने में ये अच्छा लग रहा है, लेकिन पेच ये है कि ये टैरिफ हर देश पर लगा है। अब भारत का वाणिज्य मंत्रालय ये आकलन कर रहा है कि इस नए ढांचे में हमारे प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले हमें अमेरिका के बाजार में क्या फायदा या नुकसान होगा। अच्छा, यानी हमारे कॉम्पिटिटर्स को भी तो 10% ही देना पड़ रहा है। बिल्कुल। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने ये भी बताया कि रूस के तेल आयात से जुड़े 25% अतिरिक्त टैरिफ को तो 7 फरवरी को हटा दिया गया था, लेकिन जब तक ये नया पूरा टैरिफ ढांचा स्पष्ट नहीं होता, भारत कोई भी नया व्यापार समझौता साइन नहीं करेगा। और इसी अनिश्चितता और सप्लाई चेन के टूटने से देश में महंगाई बढ़ रही है, और ये महंगाई और सप्लाई की कमी सिर्फ आंकड़ों में नहीं दिख रही है। हाँ, जमीनी स्तर पर भी इसका असर साफ है। अब वापस उस दिल्ली वाले गैस सिलेंडर पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। हाँ, वो एलपीजी वाला मामला। ग्लोबल सप्लाई चेन में हुई इस उथल-पुथल का फायदा हमारे यहाँ के लोकल माफिया उठा रहे हैं। दिल्ली के मुंडका में पुलिस ने एक बहुत बड़े एलपीजी जमाखोरी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। 610 कमर्शियल सिलेंडर जब्त किए गए हैं वहां से। बिल्कुल। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इसका मास्टरमाइंड कोई आम अपराधी नहीं, बल्कि इंडेन का एक अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर है। यही वो बिंदु है जहां हमारी व्यवस्थाओं का कमजोर पहलू सामने आता है। जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी चीज की कमी की सुगबुगाहट होती है, तो स्थानीय स्तर पर कालाबाजारी शुरू हो जाती है। ये एक सीधा रिएक्टिव तंत्र है। हाँ, मतलब पहले से कोई तैयारी नहीं। उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास कागजों में एक भी भरा हुआ सिलेंडर नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसने वैश्विक संकट की आड़ लेकर 133 भरे हुए सिलेंडर गोदाम में छुपा रखे थे, ताकि बाद में उन्हें मनमाने दाम पर बेच सके। ये तो हो गई सप्लाई चेन की बात, लेकिन दिल्ली का जो बुनियादी ढांचा है वो भी कुछ इसी तरह से रिएक्टिव मोड में ही काम कर रहा है। आप उस बाढ़ वाले प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं ना? हाँ, स्रोतों से पता चलता है कि रेखा गुप्ता सरकार मानसून से पहले 21,068 करोड़ रुपए की एक भारी भरकम शहरी बाढ़ शमन परियोजना ला रही है। इसमें पल्ला, मयूर विहार और ओखला में कुल 2,500 एकड़ के 3 ऑफ चैनल रिजर्वायर बनाए जा रहे हैं। यहाँ श्रोताओं के लिए ये समझना जरूरी है कि ये ऑफ चैनल रिजर्वायर असल में होते क्या हैं। हाँ, बताइए। आसान भाषा में कहें तो ये यमुना नदी के पास खोदे गए विशाल अस्थायी तालाब होंगे। जब नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर जाएगा, तो वह अतिरिक्त पानी इन 2500 एकड़ के गड्ढों में मोड़ दिया जाएगा, ताकि शहर डूबने से बच सके। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन असली समस्या तो कुछ और ही है। मतलब यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो कैसे? देखिए, हम 2026 में 21,000 करोड़ रुपए का बजट पास कर रहे हैं, लेकिन हमारी दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम आज भी 1976 के मास्टर प्लान पर चल रहा है। 1976? हाँ, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। तब ये शहर सिर्फ 60 लाख लोगों के लिए डिजाइन किया गया था, और आज आबादी 4 गुना ज्यादा है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप आज के सबसे आधुनिक हाईटेक 5G स्मार्टफोन को 50 साल पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलाने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐप तो क्रैश होंगे ही। बिल्कुल होंगे। ये तुलना स्थिति को बिल्कुल सही तरीके से बयां करती है। 1976 का वो ड्रेनेज प्लान केवल 50 मिलीमीटर बारिश को झेलने के लिए बना था। आज मौसम का पैटर्न पूरी तरह बदल गया है। कम समय में बहुत ज्यादा पानी बरसता है। हाँ, और पुराने नाले इस झटके को सही नहीं सकते। यही कारण है कि 1440 बाढ़ हॉटस्पॉट्स की पहचान करनी पड़ी है। हालात यहां तक पहुंच गए कि आईजीआई एयरपोर्ट के आसपास जल भराव रोकने के काम को महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना घोषित करना पड़ा। हम समस्या की जड़ को ठीक करने के बजाय बस बाहर से पैचवर्क कर रहे हैं। और जब हम बुनियादी ढांचे के इस पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो दिमाग सीधा उस सबसे बड़े सिस्टम की तरफ जाता है जो उस देश को चलाता है। हमारा राजनीतिक ढांचा। बिल्कुल, वहां भी तो चीजें दबाव में ही दिख रही हैं। राजनीति भी तो एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर ही है जो समाज को दिशा देता है, और अभी ये इंफ्रास्ट्रक्चर भारी तनाव से गुजर रहा है। चलिए संसद से ही शुरू करते हैं। खबर है कि 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द होने वाला है। स्पीकर ओम बिरला के साथ बैठक में एक सहमति बनी है। हाँ, कि वो वेल में नहीं जाएंगे या स्पीकर की तरफ कागज नहीं उछालेंगे। लेकिन इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा, जिनके पास 65 साल का विधायी अनुभव है,
उन्होंने सोनिया गांधी को एक कड़ा पत्र लिखा है। उन्होंने संसद में विपक्ष द्वारा पैदा की जा रही अराजकता पर गहरी चिंता जाहिर की है। और दूसरी तरफ विपक्ष इस एलपीजी संकट को मानव निर्मित बताकर सरकार को घेर रहा है। इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड के लिए जो 57,381 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। संसद का यह टकराव तो अब एक नियमित प्रक्रिया का हिस्सा बन चुका है, लेकिन असली राजनीतिक तूफान चुनाव आयोग के दरवाजे पर खड़ा है। आप मुख्य चुनाव आयुक्त वाले नोटिस की बात कर रहे हैं। हाँ, और यहां मैं स्पष्ट कर दूं कि हम जो भी जानकारी आगे साझा कर रहे हैं वो पूरी तरह से स्रोत दस्तावेजों में दर्ज दावों पर आधारित है। हमारा मकसद किसी राजनीतिक पक्ष का समर्थन करना नहीं, बल्कि बस निष्पक्ष रूप से यह बताना है कि दस्तावेजों में क्या लिखा है। बिल्कुल, ये स्पष्ट करना जरूरी है। तो बात यह है कि 19 विपक्षी सांसदों ने, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, 130 लोकसभा से और 63 राज्यसभा से, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए एक नोटिस दिया है। और इस 10 पन्नों के नोटिस में 7 गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जैसे कि पक्षपातपूर्ण आचरण और वोटर रोल में गड़बड़ी। देखिए, इस नोटिस के पीछे की क्रोनोलॉजी को समझना बहुत दिलचस्प है। ये नोटिस अचानक हवा से नहीं आया है। इसका आधार राहुल गांधी का वो असहमति नोट है जो उन्होंने फरवरी 2025 में सीईसी के चयन के वक्त दिया था। अच्छा। विपक्ष की नाराजगी की एक मुख्य जड़ वो नया कानून है जिसके तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयुक्तों की चयन समिति से हटा दिया गया, जिससे समिति में सरकार का बहुमत हो गया। हाँ, और नोटिस में एक और घटना का जिक्र है, अगस्त 2025 की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जहां ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी को अल्टीमेटम दिया था कि या तो वो माफी मांगे या हलफनामा दायर करें। तो मतलब ये टकराव काफी समय से उबाल रहा था। और क्या इसी वजह से वोटर रोल वाली बात उठी है? बिल्कुल। नोटिस में कर्नाटक की 2 विधानसभा सीटों आलंद और महादेवपुरा का विशेष रूप से जिक्र है। आरोप ये है कि वहां स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभ्यास का इस्तेमाल करके सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा पहुंचाया गया। और प्रवासी मजदूरों और महिलाओं के नाम कटने की भी बात है ना? हाँ, नवविवाहित महिलाओं और शॉर्ट टर्म माइग्रेंट्स के नाम मतदाता सूची से भारी संख्या में काटे जाने के आरोप हैं। चुनाव और वोटिंग से याद आया, राज्यसभा चुनावों के नतीजे भी तो आए हैं। हाँ, 16 मार्च को हुए चुनाव। स्रोत बताते हैं कि एनडीए ने बिहार की सभी 5 और ओडिशा की 3 राज्यसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है क्रॉस वोटिंग। देखिए, राज्यसभा चुनाव अक्सर राजनीतिक वफादारी का सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट होते हैं। ओडिशा में जो हुआ वो इसका सटीक उदाहरण है। वहां बीजेडी के 8 और कांग्रेस के 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। कुल 11 विधायकों का अपनी पार्टी लाइन से हटकर वोट देना, ये दिखाता है कि राजनीतिक जमीन अंदर ही अंदर कितनी तेजी से खिसक रही है। और बिहार में भी तो मुकाबला एकदम कांटे का था। 5वीं सीट के लिए बीजेपी के शिवेश कुमार ने आरजेडी के उम्मीदवार को सिर्फ 1 वोट के अंतर से हराया। 38 बनाम 37। सोचिए, सिर्फ 1 वोट। ये तो हुई राज्यों के अंदर की राजनीति। लेकिन जब केंद्र की एजेंसियां राज्य में कदम रखती हैं तो माहौल और भी नाटकी हो जाता है। पश्चिम बंगाल को ही देख लीजिए, जहां चुनाव आयोग ने बड़े अधिकारियों का तबादला कर दिया। हाँ, रातों रात बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक जैसे टॉप अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका कड़ा विरोध किया है। ये केंद्र के अधिकारों और राज्य की स्वायत्ता के बीच का क्लासिक टकराव है। लेकिन अगर आपको इस बात का सबसे बेहतरीन उदाहरण देखना है कि कैसे आज की राजनीति में लोकल और ग्लोबल आपस में जुड़ गए हैं, तो हमें केरल विधानसभा चुनाव की तरफ देखना चाहिए। केरल, वहां तो एलडीएफ, यूडीएफ और एनडीए के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। उसमें ग्लोबल कूटनीति का क्या काम है, और बहुत बड़ा काम है। केरल के लगभग 35 लाख लोग खाड़ी देशों में काम करते हैं। ओह, 3.5 मिलियन लोग। हाँ, जब पश्चिम एशिया में युद्ध होता है या हॉर्मस का जल डमरू मध्य बंद होता है, तो वो केरल के लिए सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय पन्ने की खबर नहीं होती, वो उनके घरों की आर्थिक सुरक्षा का सवाल बन जाता है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इसके अलावा गजा पर हो रहे हमले और ये एलपीजी का संकट सीधे तौर पर वहां के चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। अब स्थानीय चुनाव के मुद्दे सिर्फ पंचायत की सड़कें नहीं है, बल्कि ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्या हो रहा है। यार, ये सच में दिमाग को झकझोर देने वाला है। एक जगह गिरी हुई मिसाइल दूसरी जगह के चुनावी नतीजे तय कर रही है। बिल्कुल। और जब राजनीति, बुनियादी ढांचा और कूटनीति सब आपस में उलझ जाते हैं, तो लोग न्याय के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाते हैं।
चलिए अपनी चर्चा के आखिरी हिस्से न्याय और त्रासदियों की ओर चलते हैं। हाँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति यानी एक्साइज पॉलिसी मामले में हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को सीबीआई की याचिका पर जवाब देने के लिए 6 अप्रैल तक का समय दिया है। इस मामले में जो कानूनी खींचतान चल रही है वो हमारी न्याय प्रणाली की जटिलता को दर्शाती है। और जब कानूनी प्रक्रियाओं की बात होती है तो अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद का मामला भी सामने आता है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज मामले को रद्द तो कर दिया, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात थी हरियाणा सरकार की देरी। कानून में एक बहुत मशहूर बात है, प्रक्रिया ही सजा है। इस मामले में हरियाणा सरकार ने मंजूरी देने में इतनी देरी की कि कोर्ट को दखल देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने प्रोफेसर को एक सलाह भी दी। हाँ, मैंने पढ़ा कि सीजीआई ने उन्हें सावधानी बरतने की सलाह दी और डॉग विस्लिंग से बचने को कहा। ये डॉग विस्लिंग क्या होता है? इसका क्या मतलब है यहाँ? देखिए, डॉग विस्लिंग राजनीति और संचार का एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब है किसी खास समूह को ऐसे गुप्त या सांकेतिक शब्दों में संदेश देना जो आम लोगों को बिल्कुल सामान्य लगे। अच्छा, लेकिन वो खास समूह उसका असली मतलब समझ जाए। एकदम सही। जैसे एक खास फ्रीक्वेंसी वाली सीटी जिसे सिर्फ कुत्ते सुन सकते हैं, इंसान नहीं। कोर्ट ये कह रहा था कि बोलने की आजादी तो है, लेकिन ऐसे सांकेतिक शब्दों का इस्तेमाल ना करें। ये बहुत ही बारीक लकीर है। लेकिन इन सब मामलों में तो फिर भी सुनवाई हो रही है। न्याय प्रणाली की असली गति देखनी हो तो 2016 के ऊना मामले से बेहतर कोई उदाहरण नहीं है। 10 साल का लंबा इंतजार। पूरे 10 साल बाद गुजरात की एक अदालत ने 5 लोगों को सजा सुनाई और 35 को बरी कर दिया है। ये हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली की एक बहुत ही पीड़ादायक सच्चाई है। 10 साल का समय किसी भी पीड़ित का मनोबल तोड़ने के लिए काफी होता है। जब न्याय में 1 दशक लग जाए तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या वो न्याय सच में न्याय रह जाता है। और जब सिस्टम की लापरवाही इस हद तक पहुंच जाती है तो वो सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं रहती, वो जानलेवा बन जाती है। ओडिशा के कटक का अस्पताल अग्निकांड इसका ताज़ा और दर्दनाक उदाहरण है। एससीबी मेडिकल कॉलेज की घटना। हाँ, एक अस्पताल जहां लोग जिंदगी की उम्मीद लेकर जाते हैं, वहां के आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और 10 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई। मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन ये पूरी तरह से प्रशासनिक विफलता है। बुनियादी ढांचे के ऑडिट सिर्फ कागजों पर हो रहे हैं। जब तक सख्त जवाबदेही तय नहीं होती, ऐसी त्रासदियां रुकने वाली नहीं है। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस पूरी डीप डाइव के धागों को एक साथ पिरोएं तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। हमने देखा कि कैसे हॉर्मूज में बंद हुआ तेल का रास्ता दिल्ली में गैस सिलेंडरों की जमाखोरी को जन्म देता है, कैसे पश्चिम एशिया का तनाव केरल के चुनाव के समीकरण बदल देता है, और कैसे दिल्ली का बुनियादी ढांचा 50 साल पुराने प्लान पर हाँफ रहा है, जबकि हमारी संसद और अदालतें एक अभूतपूर्व दबाव का सामना कर रही हैं। इन सभी घटनाओं के बीच एक ही चीज कॉमन है, सिस्टम का रिएक्टिव होना। हम तब तक नहीं जागते जब तक पानी सिर के ऊपर से न गुजर जाए। और यहीं पर आज की चर्चा से उपजा वो विचार आता है जिसके साथ हम श्रोताओं को छोड़ना चाहते हैं। आज हमने देखा कि कैसे 1976 का बना ड्रेनेज सिस्टम आज के मौसम की मार नहीं झेल पा रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारी पारंपरिक राजनीतिक और कूटनीतिक प्रणालियां, जो दशकों पहले एक अलग दुनिया के लिए डिजाइन की गई थीं, क्या वे 2026 के इन जटिल और आपस में जुड़े हुए तूफानों को झेलने के लिए तैयार हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या अब इन प्रणालियों को सिर्फ अपडेट करने से काम चल जाएगा, या फिर समय आ गया है कि इन्हें पूरी तरह से रीबूट किया जाए? इस विचार पर जरूर सोचिएगा। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।